हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के तहत सीटेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इस क्लास में मैं आप लोगों को एसएसटी की पेडागोजी से रिलेटेड जो पीवाईक्यू हैं उसको करवाऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत विधिवत तरीके से बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो चलिए आइए देखा जाए कि सीटेट की परीक्षा में एसएसटी से संबंधित जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं और आप लोगों को उससे किस प्रकार से अपना तैयारी करना है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। आज के सेशन का देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी देखिए एक कथन दिया है और उसका रीजन या कारक दिया गया। देखिए इसमें पहला दिया है कथन कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। वृत्तांत का मतलब देखिए क्या होता है, कहानी या कोई घटना या कोई कथानक। ठीक है, यानी कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तकें होती हैं उनमें जो कहानियां होती है, जो घटना होती है, कथानक होता है, उसको काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का दिया जाना चाहिए। एक कारण बता रहा है कि वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। तो देखिए अब इसमें कहा जा रहा है कि कहानियां जो है जो काल्पनिक भी दी जानी चाहिए, वास्तविक भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार से कहानियों को दिए जाने से जो पढ़ने वाले होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं यानी स्टूडेंट होते हैं, उनका देखिए जो विचार होता है वो विचार डेवलप होता है और उनकी उन विचारों के प्रति जो समझ होती है बहुत बेहतर होती है। ठीक है, और उसमें वो अंतर निरीक्षण करने में भी स्वयं से सक्षम हो जाते हैं कि वो अपने से इंस्पेक्शन करते हैं कि ये कहानी क्या कहना चाह रही है या इस कहानी से हमें क्या संदेश दिया जा रहा है। तो ठीक है, तो देखिए इसके आप देखिए क्या क्या दिए गए ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा दिया देखिए ए सही है, आर गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया है दोनों ए तथा आर गलत है। तो देखिए जैसे कथन है वो देखिए सही है, इसका जो कारण है वो भी सही है और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दोनों ही प्रकार के वृत्तांत दिए जाने चाहिए। इन प्रकार के वृत्तांतों से बच्चों का जो अधिगम होता है बहुत अच्छा होता है, उनकी समझ अच्छी विकसित होती है, वह उनके अंदर अंतर निरीक्षण की क्षमता डेवलप होती है और उससे वो एक्साइटेड भी होते हैं। तो ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो राइट आंसर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये दे रहा है इसमें कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य विद्यार्थियों को क्या कराना है या उनको कैसा बनाना है। तो जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जाती है स्कूलों में तो उसका मेन उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है, यानी बेसिक उद्देश्य। देखिए यहाँ आधारभूत दिया है, इसका मतलब कि बेसिक पर्पस क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पहला दिया है जानकार और तार्किक बनाना, दूसरा दिया है पेशेवर बनाना, तीसरा ऑप्शन दिया है राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। तो देखिए इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिया है
ए, बी और सी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा ऑप्शन दिया गया देखिए बी, सी और डी, यानी बी, सी और डी। तीसरा ऑप्शन दिया गया देखिए ए, सी और डी, यानी ए, सी और डी। और चौथा ऑप्शन दिया गया देखिए ए, बी और डी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम लोग सोशल साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सबसे पहले उनको देखिए क्या कराना होता है, जानकारी प्रदान करना होता है और उनकी तर्क क्षमता को विकसित करना होता है, पहली चीज। उसके बाद देखिए उनको पेशेवर बनाना भी होता है, यानी सामाजिक विज्ञान के जो भी विषय होते हैं वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, वो विषय उनका अपना हो जाता है, बहुत अच्छे से जान जाते हैं, तो भविष्य में आने वाले समय में वो उसी विषय से उच्च शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। तो दूसरा भी सही होगा। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों को राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, ऐसा नहीं होता। सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना यह होता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में समाज से रिलेटेड ही सारी घटनाएं दी गई रहती हैं और उनके माध्यम से बच्चों को एक सामाजिक व्यक्ति बनाने का प्रयास किया जाता है, समाज के जुड़ाव को उसमें उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए हमारा जो होगा आंसर ए, बी और डी, यानी ए, बी और डी देखिए किसमें दिया हुआ है, इसके ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य देखिए विद्यार्थियों को जानकार, तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना तथा सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना है। ठीक, यहां देखिए ये ऑप्शन गलत हुआ। यहां देखिए दिया था राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, ऐसा नहीं, उनको राजनीतिक नहीं सिखाना है। यहां दिया जाना चाहिए था कि राजनीतिक अधिकारों से परिचित कराना, राजनीतिक अधिकारों की जानकारी प्रदान, तब यह भी हो जाता, लेकिन यहां अति सक्रिय कर दिया है, इसका मतलब नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया है विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा तरीका होगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को क्लास में आपको मुगल प्रशासन में विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी थे उनकी क्या क्या भूमिका थी और क्या क्या उत्तरदायित्व थे, तो इस चीज को बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक सोशल साइंस के टीचर को कौन सा तरीका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए पहला दिया है सर्वेक्षण, यानी सर्वे करवाना, यानी किताबों में खोजना या इंटरनेट पे खोजना कि कौन कौन से अधिकारी कौन कौन सा उत्तरदायित्व निभाते थे और उनकी क्या भूमिका होती थी। दूसरा तरीका है भूमिका निभाना, यानी दूसरा तरीका बता रहा है कि रोल अदा करना, यानी उनके उत्तरदायित्व को और भूमिका को बताने के लिए, समझाने के लिए बच्चों से उसी प्रकार के रोल करवाना। तीसरा है समय सीमा, यानी एक टाइम लिमिट में बांध देना कि इतने तरीके में इनको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ये हो गया। चौथा है खुले अंत वाले प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। तो ये चारों तरीकों में से देखिए सबसे जो बेहतर तरीका होगा वो कौन सा होगा, भूमिका निभाना। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अपने से खुद करता है, उसका रोल प्ले करता है, तो उस कार्य की जिम्मेदारी, उसका महत्व वो बहुत बेहतर तरीके से समझ जाता है। तो इसकी अच्छे तरीके से अगर समझ बच्चों में विकसित करनी है तो उसमें क्या कराना पड़ेगा, उनको उसका रोल प्ले करवाना सबसे बेहतर तरीका होगा। तो हमारा देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए भूमिका निभाना सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इसके तहत देखिए क्या होता है कि वे अवधारणाओं को स्वयं करके सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है,
तब विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार अपने देश में जो विधायिका होती है या कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, या आप जानते हैं कि शासन के 3 अंग हैं अपने देश में। अपने देश की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय स्वरूप की, ये भी आप जानते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी स्कूल का जो प्रधानाचार्य है उसको प्रधानमंत्री मान लिया जाए और जो वहां के वरिष्ठ शिक्षक यानी जो सीनियर टीचर हैं उनको क्या मान लिया जाए, मंत्री परिषद। ठीक है, तो कह रहा है कि जो विद्यालय के अन्य कर्मचारी हैं वो किस रोल में माने जाएंगे, यानी उनको क्या कहा जाएगा। तो देखिए जो विद्यालय के कर्मचारी होंगे, यानी देखिए जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के नीचे जो कार्य करने वाले होते हैं वो विभिन्न कार्यों को पूरा करने वाले कर्मचारी होते हैं जिनको कहा जाता है कार्यपालिका। ठीक है, तो इसमें देखिए विधायिका नहीं होगा क्योंकि कानून बनाने वाले नहीं हैं, विपक्ष नहीं हो सकते क्योंकि विपक्ष प्रधानमंत्री से या मंत्री परिषद से जुड़ा नहीं होता है डायरेक्ट, और जो न्यायपालिका भी नहीं हो सकते क्योंकि वो इनके अंतर्गत आते हैं। तो क्या होगा हमारा, कार्यपालिका। कार्यपालिका देखिए क्या करती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद के द्वारा जो कानून पास किया जाता है, पारित किया जाता है, तो कार्यपालिका उसी को क्या करती है, पूर्ण करवाती है, लागू करवाती है, उसी का पालन करवाती है। ठीक है, तो जो विद्यालय कर्मचारी होंगे वो क्या हो जाएंगे, कार्यपालिका। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां देखिए विद्यालय की तुलना किससे कर दी गई है, देश की संसद से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। देखिए एक कोई टीचर है और वो अपने क्लास में जो चर्चा शुरू करने जा रही है, किससे शुरू करने जा रही है, पशु यानी मवेशी भी कहा जाता है, उनसे रिलेटेड जो चारागाह होते हैं यानी जहां पशुओं को चराया जाता है उससे संबंधित भूमि के मामले पर चर्चा करने के लिए जो लोग एकत्रित हो रहे हैं उनसे संबंधित बातों को वो कहना चाह रही है क्लास में। तो देखिए पूछा जा रहा है कि वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए चारागाह जो भूमि होती है वो कहां पर होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो देखिए यहां कह रहा है नगर प्रशासन, तो ये देखिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए दिया गया है पंचायती राज, तीसरा दिया है देखिए न्यायपालिका, और चौथा दिया है आरक्षण। तो देखिए न्यायपालिका भी नहीं होगा, पशुओं से संबंधित जो चारागाह होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, पंचायतों से संबंधित होते हैं। तो इसको पढ़ने से ही आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए कि पशुओं से संबंधित चारागाह की बात करता है, तो पशुओं से संबंधित जो चारागाह होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, पंचायतों के अंतर्गत। तो और आरक्षण भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पशुओं से संबंधित जो चारागाह होते हैं उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि जो चारागाह होते हैं वो पंचायती राज व्यवस्था पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि अगर क्लास में कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है और वो डिस्कशन ज्यादा इंपल्सिव हो गया यानी सीरियस हो गया, तो उसमें बताते समय टीचर को बच्चों के साथ किस प्रकार से पेश आना चाहिए या किस प्रकार से टीचर को रिएक्ट करना चाहिए। तो देखिए आपस में जैसे मान लीजिए टीचर स्टूडेंट परिचर्चा कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसी बात हो गई या कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें बच्चे क्या इंपल्सिव हो गए, आवेग में आ गए, तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए।
तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। दूसरा देखिए ऑप्शन क्या दिया है, शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। तीसरा दिया है देखिए शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हों उन्हें डांटना चाहिए। चौथा ऑप्शन दिया है शिक्षक को आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए। देखिए आरंभ में ऐसे विषयों को हटा नहीं देना चाहिए, देखिए गलत होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर मैटर आता है, कोई भी टॉपिक आता है तो उस पर आप स्वतंत्र रूप से डिस्कशन करिए और खुले तौर पर जो भी उसमें बातें हैं उसको बताइए। ठीक है, तो देखिए ये काट देना चाहिए, ये नहीं होगा। शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं उन्हें डांटना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। डांटने से क्या होगा, उनको बुरा लगेगा और उनको लगेगा कि टीचर उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से पेश नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। देखिए शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा, देखिए यही राइट होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि टीचर को एकदम परिपक्वता के साथ उस मैटर पर डिस्कशन करना चाहिए और सारे स्टूडेंट को पूरी तरह से छूट देनी चाहिए कि वो अपने विचारों को प्रकट करें। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के स्थगित करना है, यह भी नहीं होगा। क्योंकि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने से और परिचर्चा को शांत कर देने से बच्चों का अधिगम नहीं होगा, उनको उस विषय से संबंधित जानकारी सही से नहीं हो पाए। तो देखिए राइट आंसर बी होना चाहिए। तो देखिए राइट आंसर बी है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई विषय है अगर वो आवेगपूर्ण है तो उसमें शिक्षक को परिपक्वता के से पेश आना चाहिए और बच्चों को उस मामले को बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्र विचारों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इसमें कहा जा रहा है कि एक सोशल साइंस के टीचर की क्या जिम्मेदारी होती है और उसके क्या भूमिका होनी चाहिए सोशल साइंस पढ़ाने समय, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं उसको हमको चुनना है। ठीक, देखिए पहला दिया गया है उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। दूसरा दिया देखिए उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखते हों। तीसरा ऑप्शन दिया देखिए शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना। तो देखिए इन ऑप्शन को देखने से पता चलता है कि पहला ऑप्शन जिसे दिया गया कि इससे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए, यानी आप उससे संबंधित जो घटनाएं हैं और जो परियोजना है उसके साथ बच्चों का मनोरंजन नहीं करना चाहिए। अगर मनोरंजन करेंगे तो बच्चों का ध्यान भटक जाएगा, बच्चे जिस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस नहीं करेंगे और इससे उनका अधिगम सही से नहीं हो पाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय आप यदि उसको मनोरंजन से जोड़ दोगे तो बच्चों का ध्यान भटक जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर देखिए दूसरा दिया उसे एक ऐसा शिक्षक और देना चाहिए जो समकालीन घटना और मुद्दों के ज्ञान को खुद बहुत, ये देखिए राइट है कि टीचर को जब किसी चीज को बच्चों को पढ़ाया जाता है तो टीचर को उसको उससे रिलेटेड जो समकालीन यानी करंट में घटने वाली घटनाएं हैं उसका नॉलेज होना चाहिए या उसको उसी प्रकार के उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए जिससे उनकी समझ और भी बेहतर हो जाती। तो देखिए ये जो है राइट होगा।
फिर देखिए, शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करनी, ये भी राइट होगा। देखिए, जब बच्चों को कोई चीज समझाई जाती है तो उनको जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो एग्जाम्पल देखिए उनके घरेलू जीवन और स्कूली जीवन से मिलता जुलता रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। या फिर वो जिस चीजों को अपने आसपास देखते हैं, रास्ते में आते जाते देखते हैं, उन्हीं से रिलेट करके आप यदि एग्जाम्पल देंगे बच्चों को तो उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा और वो चीजों को जल्दी नहीं भूलेंगे। तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। चौथा देखिए दिया गया, शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ऐसा वातावरण बनाएंगे तो बाकी बच्चे जो कमजोर रहेंगे पढ़ने में वो बच्चे सही से नहीं पढ़ पाएंगे। केवल जो तेज स्टूडेंट रहेंगे, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहेंगे वही आगे निकलेंगे, बाकी कमजोर बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो ये गलत है। ठीक है, तो आप देखिए हमारा जो राइट आंसर देखिए क्या क्या होगा। पहला देखिए ऑप्शन दिया है कि ए बी सी और डी, ये गलत होगा, चारों नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए दिया है ए बी और सी, ये भी गलत होगा। देखिए मैंने क्या कहा कि ए गलत है, यानी ए जिसमें जिसमें दोनों में कट गया। आप देखिए सी और डी में से, तो देखिए हमारा जो सही है बी सही है, बी सही है, सी सही है, सी सही है, डी गलत है, यानी हमारा राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये भी गलत। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने बताया एकदम वही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए क्या जा रहा है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। जैसे देखिए जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो, यदि उसमें जेंडर रिलेटेड कोई टॉपिक आ रहा है और जेंडर से रिलेटेड भूमिका रोल पर आ रहा है कि महिला और पुरुष से संबंधित कोई काम बताया जा रहा है कि पुरुष ऐसा काम करते हैं, महिला ऐसा काम करती है, या पुरुषों को ऐसा करना चाहिए, महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, तो उस प्रकार का जब कोई टॉपिक आता है तो टीचर को किस चीज पर सेंटर्ड होना चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है, चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। इसमें कह रहा है कि जो घर पे कार्य किए जाते हैं, और घर का कार्य सबसे ज्यादा कौन करता है, महिलाएं करती है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो घर का कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है उसका कोई मूल्य उनको नहीं चुकाया जाता। और अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि वह कोई भी कार्य जिसको करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क न देना पड़े, मूल्य न चुकाया जाए, तो उसको कार्य की गिनती में उत्पादक नहीं माना जाता। यानी जब किसी कार्य को करने से यदि पैसा न मिले, पैसे का लेन देन न हो, तो वो उत्पादक नहीं माना जाता। इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है, तो उसी प्रकार का ये कह रहा है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो लैंगिकता के मामले आते हैं वो केवल लड़कियों और महिलाओं से ही संबंधित होते हैं। तीसरा कहा जा रहा है, यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता है, केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता। अब देखिए इसमें पहला वाला जो देखिए क्या होगा, ये नहीं होगा, इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो घर के कार्य महिलाएं करती हैं, कितना भी मेहनत करें उसका उनको मूल्य नहीं चुकाया जाता, इसका मतलब उनका कार्य उत्पादक नहीं है। एक तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लैंगिक विभेदिता का उदाहरण हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, ये भी गलत। सिर्फ दे दिया, देखिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। लैंगिकता के जो मुद्दे होते हैं ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों से संबंधित होते हैं, लेकिन सिर्फ महिलाओं और लड़कियों से संबंधित नहीं होते, पुरुषों से भी संबंधित मामले होते। तो देखिए सिर्फ की वजह से ये सेंटेंस भी गलत हो। यहां देखिए, आप देखिए दो जब गलत हो गए तो ऑटोमेटिक जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन देखिए सी सही है। तो देखिए हमारा ये पहला ऑप्शन दिया केवल ए, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया केवल बी, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी। जो जेंडर रिलेटेड मामले होते हैं हर जगह जो सोशलाइजेशन एक जैसा नहीं होता है, कहीं पुरुष वर्चस्व में रहते हैं तो कहीं महिलाएं रहती हैं। देखिए किसी फैमिली किसी परिवार में जब पुरुष नौकरी करता है और उसके साथ साथ महिला भी नौकरी करती है तो दोनों में देखिए समानता होती है, दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ऐसे समाज में इस प्रकार की जेंडर रिलेटेड बातें नहीं की जाती या जेंडर से डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए जेंडर इक्वलिटी से ही रिलेटेड है, लैंगिक बराबरी। देखिए लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते। इसमें कहा जा रहा है कि लैंगिक बराबरी से संबंधित कोई चर्चा हो रही है और क्लास में बच्चों को किस प्रकार का उदाहरण इसमें से दिया जाना चाहिए जिससे उनको लगे कि लैंगिक रूप से ना तो महिला कमजोर है ना तो पुरुष, उसके जेंडर से उसकी योग्यता को निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जेंडर किसी की योग्यता का निर्धारक या मानक नहीं होता। सबके अंदर टैलेंट होता है, सबके अंदर योग्यता होती है और वो अपनी टैलेंट और योग्यता से कुछ भी करने के लिए योग्य होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या क्या उदाहरण दिया जा रहा है। पहला दिया जा रहा है राष्ट्रगान, दूसरा दिया जा रहा है सुल्ताना का स्वप्न नामक एक कहानी, तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है मताधिकार आंदोलन, चौथा दिया जा रहा है महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। तो देखिए राष्ट्रगान जो होता है इसमें लैंगिकता से संबंधित कोई मामला होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रगान जो है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान होता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सबके लिए एक समान होता है। तो लैंगिक बराबरी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल होगा उसमें राष्ट्रगान नहीं हो सकता। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है सुल्ताना का स्वप्न कहानी। ये कहानी देखिए एक ऐसी महिला के द्वारा लिखा गया है जो मुस्लिम परिवार से आती है और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को हमेशा पर्दे में रखा जाता था और उनको बहुत सारे पाबंदियों से बांधा रखा जाता था। और ये कहानी जो है अंग्रेजों के जमाने में लिखी गई थी 1905 ईस्वी में, और ये जो लिखी गई कहानी है वो रुकैया बेगम नामक एक महिला के द्वारा लिखी गई है और इस कहानी को उस महिला ने अंग्रेजी में लिखा है। इसका मतलब ये दिखाता है कि वो एक पढ़ी लिखी महिला है। वो महिला एक डिप्टी कलेक्टर की वाइफ है, पत्नी है, तो वो उस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों को अपनी इस कहानी में दिखाती है कि महिलाएं पुरुषों की तरह भी बहुत सारे कार्य कर सकती हैं। इस कहानी में इन्होंने विभिन्न प्रकार की घटनाओं का उदाहरण दिया है कि महिलाएं वैज्ञानिक कार्यों में भी संलग्न है, कृषि कार्यों में भी संलग्न है और व्यापारिक कार्यों में भी महिलाएं संलग्न है और बेहतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं। और इन्होंने खुद दिखाया है अपने हस्बैंड को, पति को, इंग्लिश में कहानी लिखकर कि मैं भी अंग्रेजी लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। तो ठीक है, तो ये कहानी देखिए इसमें लैंगिक बराबरी का उदाहरण देने के लिए उपयोग की जा सकती है। मताधिकार आंदोलन देखिए ये भी लैंगिक बराबरी से रिलेटेड है, क्योंकि मताधिकार से संबंधित जो आंदोलन चलाए गए थे उसमें महिलाओं ने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया था और उसके साथ साथ महिलाओं को मताधिकार का अधिकार देने के लिए भारत में बहुत से सुधारवादी जो नेता थे उनका भी योगदान था। तो ये भी देखिए ये भी उदाहरण सही होगा। और महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, देखिए ये भी राइट होगा कि महिलाएं अपने पसंद से जो पहनना चाहें वो पहन सकती हैं और उनको उसका पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। तो देखिए अब हमारा देखिए इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला दिया है ए, बी तथा सी। देखिए ए हमारा सही नहीं होगा यानी ये गलत है। दूसरा दिया है बी, सी, डी। देखिए ये हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा दिया देखिए बी, सी, डी। सेम ऑप्शन 2 बार हो गया है। ठीक है, तो ए, सी, डी ये गलत हो गया, यानी ए जिसमें होगा
वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यानी हमारा जो देखिए राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, यहां देखिए जो सेम ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको मैंने यहां पर और बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो उदाहरण दिए जाने चाहिए, देखिए इसमें सुल्ताना का स्वप्न कहानी को दिया जाना चाहिए, मताधिकार आंदोलन को दिया जाना चाहिए, और महिलाओं अपने पसंद के कपड़े पहनने के अधिकार को भी दिया जा सकता है। ठीक, देखिए इसमें मैंने बता दिया आपको। देखिए बेगम रुकैया हुसैन नामक महिला थी, इन्होंने इस किताब को देखिए 1905 ईस्वी में लिखा था। यह एक देखिए बंगाल की मुस्लिम नारीवादी लेखिका थी और महिला समाज सुधारक भी थी। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को अंग्रेजी में लिखा था और एक काल्पनिक कहानी। इनके पति देखिए मैंने बताया आप लोग को डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, यानी पढ़े लिखे परिवार की महिला थी, तो इन्होंने लैंगिक भेदभाव का सामना नहीं किया। ठीक, और इन्होंने इस प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए इस पुस्तक को लिखा था, जिसको पढ़ने के बाद लोगों को महिलाओं के प्रति जो लैंगिक विभेद की भावना रहती है वो नहीं होगी। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें कहा जा रहा है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन सा से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त। देखिए इसमें ज्यादातर क्वेश्चन देखिए किससे आ रहा है, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक बराबरी, लैंगिक भेदभाव, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना। तो यहाँ भी देखिए कि एक सामाजिक विज्ञान की कोई टीचर है और वो अपने कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाह रही है कि छोटी जातियों बड़ी जातियों में किस प्रकार से भेदभाव होता है, तो उससे संबंधित उदाहरण देने के लिए वो किसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे देखिए पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव का प्रयोग, दूसरा दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, और भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। तो जैसा कि आप लोगों ने भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा कि इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ था, किसके आधार पर, इनकी जाति के आधार पर, यानी ये निम्न जाति के रहने वाले थे, अछूत थे, तो जिससे वजह से इनको बचपन से ही विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा था समाज में। तो सबसे अच्छा उदाहरण ये होगा। उसके बाद देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन। देखिए ये पुस्तक भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और ये पुस्तक देखिए अपने देश में आजादी के बहुत बाद में लिखी गई है, यानी ये हमारे देश में 1997 में लिखी गई, पहली बार प्रकाशित। ये जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक है, ठीक है, और ये इनकी आत्मकथा है, यानी इन्होंने इस पुस्तक में अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है कि किस प्रकार दलित जातियों को बड़ी जातियों के द्वारा सताया जाता है, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को ही उनको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। जूठन का मतलब होता है कि जो कोई चीज पहले से खा लिया हो, जो बचा हो, वो दूसरों को दे दे, निम्न जातियों को दलितों। और दूसरा कि उनके द्वारा जो चीजें पहन के इस्तेमाल कर ली गई हो और फिर उनको दे दिया। इसका मतलब कि इनको बहुत निम्न दर्जा दिया गया है, इनको हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ा है, इनके साथ अत्याचार हुआ है, ठीक है। और इस पुस्तक को देखिए इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है और इसमें कई बातों को बताया है कि इस प्रकार से अपने लोकतांत्रिक देश में जहां पे संविधान ने सब लोगों को बराबरी का अधिकार देने की बात कही है, फिर भी इस प्रकार का भेदभाव उनके साथ हो रहा है और किया जा रहा है। तो ये भी देखिए बेहतर उदाहरण होगा। भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भारत का संविधान बनने की जो प्रक्रिया है उसका उदाहरण सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान जो बनने की प्रक्रिया थी उसमें भीमराव अंबेडकर शामिल तो हुए थे, लेकिन वो पढ़ लिख कर एक विद्वान व्यक्ति बन चुके थे, तो फिर भी उनके साथ थोड़ा बहुत भेदभाव हुआ था, लेकिन ये सही पूरी तरह से उदाहरण नहीं होगा। तो देखिए हमारा जो विकल्प है, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए पहला क्या दिया है, ए और बी, दूसरा दिया है देखिए बी और सी, तीसरा दिया है ए और सी, और चौथा दिया है केवल बी।
तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको भी देखिए मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इन दोनों पुस्तकों का उदाहरण दिया जाएगा। देखिए इनकी ये आत्मकथा है हिंदी में, इसको देखिए 1997 में पहली बार प्रकाशित किया गया, 2003 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, 2015 में इसका दूसरा खंड प्रकाशित हुआ, और इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो राजेंद्र यादव के द्वारा सुझाया गया। राजेंद्र यादव देखिए हिंदी के प्रसिद्ध लेखक। यह किताब देखिए सन 2018 में हिमाचल यूनिवर्सिटी में बहुत विवादों में रही। क्यों? क्योंकि इसको वहां के सिलेबस से हटाने की बात की गई, ये विवादित थी। उसके बाद देखिए 2019 में एक मूवी आई थी आर्टिकल 15, जिसके जो एक्टर थे आयुष्मान खुराना, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस पुस्तक से प्रेरणा ली थी। ठीक है, तो ये पुस्तक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये लेटेस्ट पुस्तक है और इसका देखिए हाल फिलहाल के वर्षों से जुड़ाव रहा है। जैसे 2018 में विवाद में थी और 2019 की फिल्म में भी इसका जिक्र किया गया, तो जिसकी वजह से इसको देखिए आपके क्वेश्चन में शामिल कर दिया। ठीक है, देखिए कुछ करंट के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी देखिए भेदभाव से रिलेटेड है। देखिए भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती। ये भी देखिए एक क्लास है जिसमें एक शिक्षिका पढ़ा रही है, सोशल साइंस की क्लास चल रही है जिसमें भेदभाव से संबंधित टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। उसमें परिचय देने के लिए किस प्रकार का देखिए भेदभाव की जो समीक्षा होती है उसमें किस प्रकार से स्टूडेंट को संलिप्त किया जा सकता है, यानी भेदभाव से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए स्टूडेंट से कैसे वो इंटरेक्ट करेगी। तो देखिए इसमें कौन सी गतिविधियां उसकी पाठ्य योजना में स्थान पा सकती है, कि उसको अच्छे से समझाना है तो किन किन चीजों को शामिल करना होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया भेदभाव क्या है पर एक व्याख्यान देना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। तो आपसे पूछ रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए दिया है ए, दूसरा दिया है ए और बी, तीसरा दिया है ए तथा सी और चौथा दिया है ए बी तथा सी। तो देखिए जब कोई भेदभाव से संबंधित टॉपिक को समझाना होगा तो देखिए वहां पर डिस्कशन यानी वाद विवाद का आयोजन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को पूरी अवधारणा अच्छे से समझ में आ जाती है। तो देखिए ये तो राइट हो जाएगा। भेदभाव क्या है इस पर एक व्याख्यान देना, ये रही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे भेदभाव के ऊपर आप यदि लेक्चर दोगे तो उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, और भेदभाव के विषय में बच्चों के पास एक सामान्य नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये माध्यमिक स्तर के बच्चों को समझाना है, तो माध्यमिक स्तर के बच्चों को समझाने के लिए केवल एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा। तो देखिए पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना, ये देखिए एक बेहतर उदाहरण होगा कि आप भेदभाव से संबंधित मामलों के विषय में चर्चा कर रहे हो तो बच्चों को उदाहरण के रूप में, प्रूफ के रूप में आपके पास अगर पेपर कटिंग है तो उसको दिखाएंगे तो बच्चों के और चीजें समझ में आएंगी कि हाँ इस प्रकार की घटनाएं आजकल भी बहुत हो रही है। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी राइट ऑप्शन। देखिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और सी, यानी ये सी। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए राइट ऑप्शन सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने भी बताया वही है। ठीक, तो देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को एसएसटी की पेडागॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया, और ये प्रश्न देखिए ज्यादातर जो थे लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव,
है ना, रूढ़िवादिता, और बच्चों को किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ाना चाहिए, उनको किस प्रकार के एग्जाम्पल देने चाहिए, इन सभी चीजों से रिलेटेड था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोग मेरे साथ इतने देर तक बने रहे, इतना धैर्यपूर्वक से आप लोगों ने इस क्लास को देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।